सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। हम लोग नमाज पढ़कर आ रहे थे, मियाँ वगैरह कोई नहीं आए थे। उतने टाइम हम बस नमाज पढ़ के निकले और इन लोगों ने इतनी लकीरें बरसाई कि ये देखें मेरा सारा होठ फटा हुआ। हम लोग तो बस दांत टूट गए। देखिए गाड़ी का हमारे क्या हाल हुआ। लेकिन पुलिस है ना तकरीबन यहाँ तो काफी पुलिस वाले थे, कम 70-80 पुलिस वाले थे। तो लाठीचार्ज किया? जी जी। किसी को जख्मी भी हुआ? जी बहुत हुए, मैं खुद हुआ हूँ। ये आपके आप आई लव यू मोहब्बत के नारेबाजी कर रहे थे? जी जी जी। उसके बाद में क्या तौकीर रजा भी यहाँ पे पहुंचे थे? नहीं, अभी उस वक्त अभी यहाँ पर आपके पैर में चोट लगी है? आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। जिनमें पौरुष की कमी है, जो अपने पुरुषार्थ को करने से डरते थे, जिनको अवसर मिला था लेकिन उन्होंने उस अवसर को अपने परिवारवाद और उत्तर प्रदेश के संसाधनों को लूट खसोट और अराजकता का जरिया बना दिया था। भारत धन धान्य से परिपूर्ण था। ब्रिटिशर ने खेती में फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड भारत के अंदर भेजा। एक बार दो बार रिजल्ट उसके अच्छे आए, लेकिन बाद में उसने भारत की खेती बाड़ी को भी चौपट करना शुरू किया। उसका प्रभाव वहां भी पड़ा। लघु और कुटीर उद्योगों को यहां से लूट करके लेके गए। कहते हैं ब्रिटिशर भारत से 32 ट्रिलियन डॉलर की बराबर का सोना इस देश से लूट करके लेके गए हैं। ये विदेशी दास्ता क्या होती है, कैसे उन्होंने भारत को लूट करके अपने आप को समृद्ध किया है, ये उसका नमूना है, ये उसका नमूना है। और उद्योग धंधों को उन्होंने समाप्त किया। कौन नहीं जानता भारत का टेक्सटाइल, भारत टेक्सटाइल का भी हब था। भारत के अंदर वह सब कुछ था जो दुनिया को चाहिए था, दुनिया के पास जो नहीं था। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी भारत ने दिया था। तक्षशिला उसका केंद्र था। तक्ष महाराज भरत के पुत्र थे, भगवान राम के अनुज भरत के पुत्र, उनके नाम पर वहीं पर दुनिया का पहला व्याकरण देने वाले पाणिनि का जन्म भी हुआ। ये वही तक्षशिला विश्वविद्यालय है जिसने अपने इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जिसने दुनिया के अंदर अपनी एक छाप छोड़ी थी। वहीं पे चरक हुए जो दुनिया का पहला चिकित्सक, आयुर्वेद के ग्रंथों की रचयिता जिन्होंने रचे थे, इसी विश्वविद्यालय में रचे थे। यही विश्वविद्यालय है जिसने दुनिया को पहला मेडिकल का सर्जन सुश्रुत के नाम पर दिया था। आयुर्वेद के उनके विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इसी विश्वविद्यालय में रचे गए थे। और इसी विश्वविद्यालय में जीवक नाम का एक वैद्य भी था, राजवैद्य जिन्हें कहते हैं, जिन्हें औषधि विज्ञान के क्षेत्र में कहते हैं कि उनकी कोई सानी नहीं थी। उनके बारे में कहते हैं कि जब जीवक को अपना अध्ययन पूरा करके वापस आना पड़ा तो अपने आचार्य के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूं, मुझे बहुत वर्ष हो गए हैं, मैंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया। तो उनके आचार्य ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा कैसे मैं ले लूं? उन्होंने कहा मैं ही तो अनुमति चाहता हूं कि आपकी अनुमति मिले तो मैं फिर अपना आगे की व्यवस्था का संचालन करूं। उन्होंने कहा ठीक है, बताओ इस सामने जो जंगल है, इस जंगल में जाओ और देखो कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण न हो। कहते हैं जीवक तक्षशिला के आसपास के जंगलों का छान फाँकते हैं, एक एक जगह जाते हैं, जंगलों में 15 दिनों तक व्यतीत करते हैं। और 15 दिनों के बाद जब वापस आते हैं तो उन्होंने अपने आचार्य के सामने विनम्रता के साथ कहा कि नास्ति मूलो अनौषध है, यानी कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। तो यही बात फिर उनके आचार्य ने उनसे कही कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई मंत्र अक्षर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो, कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, और कोई मनुष्य अयोग्य नहीं
अगर है इसका मतलब कोई योजक नहीं है, और ये योजक नहीं है, यही हम कह रहे थे। जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग हो। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है।